अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 22 प्रोग्रेस एक वन एक्ट प्ले है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और इसके तकरीबन 3-4 पार्ट्स होंगे। तो थीम इसका है जी ह्यूमनिज़म, इंसानियत। और आथर इसके हैं जी सेंट। ये सेंट जो होता है इसको जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी ST इस तरह लिखा जाता है। इसकी एब्रीविएशन है सेंट जॉन ग्रीन अर्विन। इन्होंने लिखा है वन एक्ट प्ले है। सबसे पहले इसके करेक्टर्स देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। ये वन एक्ट प्ले क्या होता है? शॉर्ट ड्रामा होता है जो कि वन एक्ट में लिखा जाता है। इसकी सिंगल थीम होती है और ज़्यादातर करेक्टर्स भी बड़े लिमिटेड होते हैं क्योंकि इसमें भी 3 ही करेक्टर्स थे। 2-3 और नाम भी थे लेकिन करेक्टर जो मेन करेक्टर थे वो 3 ही थे। वो हैं प्रोफेसर हेनरी कोरी जो डॉक्टर ऑफ साइंस, एक साइंटिस्ट थे, मतलब उनके पास डिग्री थी साइंस की। इसके अलावा मिसेस मेल्डन थी, हिज सिस्टर, जो हेनरी कोरी की बहन है। और मिसेस मेल्डन एक विडो औरत थी। इनका जो फर्स्ट नेम था वो शार्लेट था, आगे आप पढ़ेंगे। और हना जो है एक सर्वेंट है, उनका भी थोड़ा बहुत किरदार इसमें मौजूद है। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं जी। सीन स्टार्ट होता है द सीन ऑफ द प्ले इज़ लेड इन द स्टडी रूम। मतलब जो सीन है जहाँ पे ये परफॉर्म किया जा रहा है उसकी सेटिंग बताई जा रही है ड्रामे की। तो स्टडी रूम जो है प्रोफेसर हेनरी कोरी का एक रिमोट विलेज के अंदर, दूर दराज का जो एक गांव है वहाँ पे, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शुमाल में, ऑन अ स्प्रिंग डे, एक बहार का दिन है, इन ईयर 1919, 1919 के साल में। तो ये इसकी सेटिंग बता दी गई है कि ये सीन कहाँ पे हो रहा है। इंग्लैंड में हो रहा है और प्रोफेसर हेनरी कोरी का ये कमरा है, स्टडी रूम है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है। और ये एक दूर दराज का इलाका है इंग्लैंड का, और 1919 का साल है, स्प्रिंग डे है, मतलब बहार का दिन है। द रूम इज़ टाइडी इनफ। जो रूम है काफ़ी साफ़ सुथरा है। विद द टाइडीनेस ऑफ अ हाउस डोमिनेटेड बाई अ बैचलर। बैचलर जो है वो कुंवारी शख्स को कहते हैं। ये मैस्कुलिन है। अगर इसका फेमिनिन की बात करें, जो कुंवारी लड़की है तो उसको स्पिंस्टर कहते हैं। तो जिसके ऊपर डोमिनेशन किसकी है, कंट्रोल किसका है, वो एक कुंवारे का है, जो ये मिस्टर हेनरी है। ये चूँकि एक शादीशुदा नहीं है तो उसका कंट्रोल है, ये उसका कमरा है। हु इज़ डोमिनेटेड बाई हिज वर्क रादर दैन बाई डोमेस्टिक कम्फर्ट। जो मतलब कि ज़्यादातर अपने काम ही में मसरूफ़ रहता है बजाय इसके कि वो घरेलू आराम करे, मतलब कि आराम करता रहे हर वक्त, इसके बजाय वो ज़्यादातर काम ही में मसरूफ़ रहता है। एंड ऑन द लार्ज टेबल, और बड़े मेज़ पे, नियर द सेंटर ऑफ द रूम, तकरीबन जो है वो जो रूम का दरमियान है, मरकज़ है, उसके नज़दीक ही टेबल लगा हुआ था, बड़ा टेबल। देयर इज़ अ लिटर ऑफ साइंटिफिक अपराटस। तो लिटर वैसे कूड़ा करकट को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे ढेर। तो जो बड़ा टेबल था रूम के सेंटर में, उसके ऊपर ढेर लगा हुआ था जो साइंटिफिक अपराटस होते हैं, एम्प्लॉयड बाय प्रोफेसर कोरी इन द एक्सपेरिमेंट, जिसको मतलब उन अपराटस को इस्तेमाल कर रहे थे प्रोफेसर कोरी अपने तजर्बे के अंदर, मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने केमिकल्स डाले हुए थे। इन विच ही इज़ नाउ एंगेज्ड। तो मतलब जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो अभी मसरूफ़ थे, जो वो काम कर रहे थे। ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम, कमरे की दीवारों पे, आर अ नंबर ऑफ डायग्राम्स। तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन आ गई है। कभी कभार ऐसा होता है कि शुरू में कोई भी वर्ड या कोई ऐसी फ्रेज़ आ जाए तो उसके बाद इन्वर्जन अगर हो, जैसे यहाँ पे इन्वर्जन क्या होती है, वैसे तो नॉर्मल क्या रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब देखें पहले आ गया और जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला गया है। अब यहाँ पे रूम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अ नंबर ऑफ डायग्राम्स। तो अ नंबर ऑफ डायग्राम्स इसमें सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब आर वर्ब क्यों आया है? आर वर्ब इसलिए आया है क्योंकि ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के लिए। अ नंबर ऑफ जब भी होगा उसके बाद प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसी के साथ अगर आ नंबर की जगह दा नंबर होता तो वो बाकी सारा सेम होता, सिर्फ दा की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता, इज़ आता। तो आ नंबर होगा जब भी तो वर्ब होगा प्लूरल। और ये इन्वर्जन है, मतलब इसको आप, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपका बाद में आया हुआ है। अ नंबर ऑफ डायग्राम्स ये सब्जेक्ट है। शोइंग सेक्शंस ऑफ वेरी लार्ज बम्स। तो कमरे की जो दीवारें थी उसके ऊपर जो है डायग्राम्स मौजूद थी
और उनके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन थे, मुख्तलिफ हिस्से थे बड़े बम के, मतलब एक बहुत बड़ा बम था और उसके मुख्तलिफ सेक्शंस की ड्राइंग मौजूद थी। देयर इज़ अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब ऑन अ स्टैंड अंडरनीथ वन ऑफ दीज डायग्राम्स। तो उन डायग्राम्स में से एक के नीचे, अंडरनीथ उसके एक के नीचे एक मॉडल, एक मतलब कि नमूना सा बनाया हुआ उसने, एक मॉडल बनाया हुआ था बम का, वो खड़ा था। देयर आर सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स टू बी सीन। तो वहाँ पे जो एरोप्लेन और एयरशिप्स हैं उनके मुख्तलिफ हिस्सों की डायग्राम जो है वो देखी जा सकती हैं। आल्सो फेयरली, अच्छा एयरशिप जो होता है वो एयर से हल्की होती है, ठीक है, हवा से हल्की होती है। आल्सो फेयरली, और इसके अलावा काफ़ी बड़े मॉडल्स, लार्ज मॉडल्स मौजूद थे ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स। एक तो सेक्शनल डायग्राम थी, उनके हिस्सों की डायग्राम थी, और वहाँ पे मॉडल भी मौजूद थे जो है ना, काफ़ी बड़े मॉडल। प्रोफेसर हेनरी कोरी, तो ये अब आ गया प्रोफेसर हेनरी कोरी जिसकी ऊपर बात हुई है। एज्ड बिटवीन 50 एंड 60, तो इसकी उम्र कितनी है, तकरीबन 50 से 60 साल के दरमियान। इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ टेबल, वो टेबल के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पे बैठा हुआ है कुर्सी लगा के या जो भी। वाचिंग अ केमिकल प्रोसेस, और उस केमियाई अमल को देख रहा है। इन अ लार्ज रिटॉर्ट, एक लार्ज रिटॉर्ट के अंदर। रिटार्ट जो है वो केमिस्ट्री के अंदर जो ग्लास का एक अपराटस होगा, एक बड़ी केमिकल वेसल होगी जिसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, रिएक्शन करवाया जाता है। ही हैज़ कोल्ड ह्यूमरलेस आइज़, उसकी कोल्ड मतलब इमोशनलेस और संजीदा आंखें हैं। इसके अलावा एंड हिज माउथ, उसका मुंह, इफ़ इट वर नॉट कंसील्ड बाय अ थिकिश बियर्ड, अगर उसका जो चेहरा है वो छुपा हुआ ना होता, कंसील्ड छुपा हुआ, अगर वो घनी, थिकिश जो घनी दाढ़ी है उससे छुपा हुआ ना होता, वुड बी सीन टू हैव क्रूअल लाइंस अबाउट इट, तो उसके ऊपर जो क्रुएल्टी की, उसके जो करदार के अंदर वहशियत है, आगे जाके आप देखेंगे कि क्या वहशियत है, तो उसके करदार की जो वहशियत है उनको देखा जा सकता था अगर जो है ना उसकी घनी दाढ़ी ना होती। अबाउट इट, उसके चेहरे के ऊपर, अबाउट कहते हैं अराउंड, तो उसके चेहरे के इर्द गिर्द उसकी जो वहशियत है करदार की, उनको देखा जा सकता था। ही डज नॉट हाउ एवर इम्प्रेस द कैजुअल विजिटर एज अ क्रूअल मैन इन डीड, वो ताहम जो है ना नहीं लगता था, एक आम अगर कोई भी विजिटर आता था उसके पास तो उसको दर हकीकत एक वहशत वाला आदमी या जाबर आदमी नहीं लगता था। ही सीम्स टू बी अ हार्मलेस काइंडली इनकॉन्सिक्वेंट पर्सन, अगर कोई एक कैजुअल विजिटर आ जाता था जो उसको जानता ना हो, उसके पास आए तो उससे वो एक जाबर आदमी या एक वहशी आदमी नहीं लगता था। वो कैसा आदमी लगता था, हार्मलेस, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो, बेज़रर, काइंडली मेहरबान, और इनकॉन्सिक्वेंट एक गैर ज़रूरी शख्स लगता था। अगर कोई भी बंदा एक कैजुअल विजिटर आ जाए तो उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, मुकम्मल तौर पे मगन, यकीनन, ऑफ कोर्स यकीनन, इन हिज वर्क, अपने काम में, तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब मतलब मुकम्मल तौर पे मगन। इट इज़ व्हेन ही इज़ एंग्री, ये तब होता है जब वो गुस्से में होता है। दैट समथिंग ऑफ हिज क्रुएलिटी इज़ ऑब्जर्वेबल, कि उसकी जो जालमानापन है उसकी कोई ना कोई झलक उसका मुशाहिदा हो जाता है। जब वो गुस्से में होता है तो उसका जो जालमानापन है उसका लोग मुशाहिदा करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ही इज़ इंक्लाइंड टू अटर ऑलफिश सरनॉल्स इफ़ ही इज़ थॉटेड और हिंडर्ड इन एनी वे, अगर जो है वो थक जाता है, अपना काम करते करते थक जाता है, या उसको कोई रोकता टोकता है, उसके काम के अंदर कोई मुदाखलत करता है, तो वो बेड़ियों जैसी, वॉलफिश मतलब एक ऊंची वसीली गुस्से वाली आवाज़ें जो है वो निकालता है। बट द मोस्ट सर्टन साइन ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल करेक्टर इज़ हिज साइंटिफिक वर्क, लेकिन जो सबसे यकीनी निशानी है उसके वैशी किरदार की, वो उसका साइंसी काम है। आगे हम देखेंगे कि उसका साइंसी काम क्या है, वो एक बम बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वैशी किरदार का यकीनी निशानी है वो उसका साइंसी काम है। नथिंग इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू हिम दैन दैट, तो जो उसका साइंटिफिक वर्क है उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की उसके पास कोई अहमियत नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अहमियत अपने साइंसी काम को देता है। अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, इज़ ऑफ लेस कॉन्सिक्वेंस टू हिम देन द सक्सेस ऑफ इवन अ माइनर एक्सपेरिमेंट, तो कोई भी इंसान जो उसके साथ रहे या कोई भी इंसान हो तो उसकी कम कदर कीमत है उसके नज़दीक एक इंसान की कम कदर कीमत है
एक छोटे से तजर्बे की कामयाबी के मुकाबले में। हालांकि एक छोटा सा तजर्बा होगा, अगर वो कामयाब हो जाएगा तो उस तजर्बे की कामयाबी की उसकी कदर ज़्यादा है और एक इंसान की कदर उसके पास कम है। ही रिगार्ड्स, रिगार्ड का मतलब है यहाँ पे देखना, तो वो देखता है दी रिटॉर्ट, उस बर्तन को, उस केमिकल वेसल को, वेरी क्लोजली, बहुत गौर के साथ, मटरिंग टू हिमसेल्फ, और अपने आप से बातें करता है, बड़बड़ाता है, एज ही डज सो, जैसे ही वो जो है ये करता है। समटाइम्स हिज मटरिंग्स आर ऑफ सेटिस्फेक्शन, बाज़ात जो है उसकी जो बड़बड़ाहट होती है, मतलब अपने आप से बातें करना, वो जो है उसकी इत्मीनान की होती हैं, मतलब उनसे पता लगता है कि उसको कोई सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। समटाइम्स ऑफ एंग्जाइटी, बाज़ात वो जो बड़बड़ाहट होती है वो बेचैनी की होती है। वंस ऑफ रेज जो है एक दफ़ा गुस्से की होती है, दैट टर्न्स अगेन टू सेटिस्फेक्शन, और दोबारा वो बड़बड़ाहट किस में तब्दील हो जाती है, जब उसको कामयाबी मिलती होगी तो दोबारा वो इत्मीनान की बन जाती हैं। मतलब जब उसका एक्सपेरिमेंट उसकी तवक्कुआत के मुताबिक हो रहा होता है तो वो सेटिस्फाई होता है, लेकिन जब नहीं होता तो बेचैन हो जाता है, फिर गुस्सा उसको आता है, और दोबारा जब उसको कामयाबी मिलने वाली होती है, मतलब उसकी जैसा चाहता है अगर वैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो दोबारा वो सेटिस्फेक्शन में बड़बड़ाहट तब्दील हो जाती है। अ नॉक, एक दस्तक, इज़ हर्ड ऑन हिज स्टडी डोर, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो दस्तक जो है वो उसके स्टडी डोर पे सुनी जाती है, बट ही डज़ नॉट हेयर इट, लेकिन वो नहीं सुनता। हालांकि दस्तक सुनाई देती है लेकिन वो उसे सुनता नहीं। इट इज़ रिपीटेड, नॉक के लिए आया है प्रोनाउन इट। इट इज़ रिपीटेड, वो दस्तक दोबारा दोहराई जाती है, कोई दोबारा दस्तक देता है। ही लीन्स फॉरवर्ड टू ग्लांस मोर क्लोजली एट द रिटॉर्ट, तो वो लीन्स फॉरवर्ड, आगे झुकता है और एक झलक या नज़र डालता है और ज़्यादा बारीकी से अपने उस रिटॉर्ट पे जिसके अंदर उसने केमिकल मिक्स किए हुए हैं। एंड देन, और फिर, विद अ शाउट ऑफ प्लेयर, खुशी की चीख के साथ, राइजेज अप, उठता है ऊपर, एंड कंटेम्पलेट्स इट, और उस रिटॉर्ट को गौर से देखता है। उसको कोई कामयाबी मिल गई होगी, जैसा चाहता होगा, तो इस वजह से उसने चीख लगाई है खुशी की। द नॉक इज़ हर्ड फॉर द थर्ड टाइम, वो नाक जो है तीसरी मरतबा, वो दस्तक तीसरी मरतबा सुनाई देती है। कोरी, कोरी, बेंडिंग ओवर द रिटॉर्ट, ऊपर झुके हुए उस बर्तन के ऊपर, एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट को एंड करते हुए, मतलब ख़त्म करते हुए एक्सपेरिमेंट को। आ एट लास्ट, एट लास्ट, ओह आखिरकार, आखिरकार, बाय हेवन, मतलब खुदा गवाह है, आई हैव डन इट एट लास्ट, मैंने इसे कर लिया है आखिरकार। अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर, और अब वो बंदा भी थक गया और एक जो है ना ऊंची जो है दस्तक सुनाई देती है, मतलब ज़ोर से वो खटखटाता है दरवाजे को। ही टर्न्स अराउंड इन अ पजल्ड फैशन, तो वो परेशानी के अंदाज में मुड़ता है। ए ओहो। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। कम इन, कम इन, आ जाओ आ जाओ, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड एन एल्डरली सर्वेंट इंटर्स, और जो है एक बूढ़ी मुलाजमा दाखिल होती है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाज है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और एक और इंडिपेंडेंट क्लाज है। सर्वेंट मिसिज मेल्डन, सर्वेंट कहती है जी मिसिज मेल्डन, सर्वेंट का नाम है हन्ना। कोरी, यस यस हन्ना, व्हाट इज़ इट, हाँ हाँ हन्ना, क्या है हन्ना। मिसिज मेल्डन वांट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउन स्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हेयर। मिसिज मेल्डन जो उसकी सिस्टर है, ठीक है, जिसका फर्स्ट नेम शार्लेट है, मिसेस मेल्डन जो है वो जानना चाहती हैं कि आया कि आप नीचे आएंगे, डाउन स्टेयर्स मतलब ये ऊपर वाला इसका कमरा है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो वो कह रही है कि क्या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे चाय पीने के लिए, या आपकी चाय यहीं ले आऊँ। अच्छा, ये जो वांट वर्ब होता है, या इसके अलावा कुछ और वर्ब भी आपने जहन में रखने हैं, होप हो गया, तो इन वर्ब के बाद जो है हम जेरेंड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जी, कोरी कहता है हैज़ शी गॉट बैक, क्या वो वापस आ गई है। हना, यस सर, हाँ सर। शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन, वो आपसे ये उम्मीद कर रही थी या तवक्को कर रही थी कि आप उन्हें स्टेशन पर मिलने आएंगे सर। शी वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड, उन्होंने जो है इंतज़ार किया काफ़ी टाइम तक सर्दी में। देन गॉट मार्शल टू ड्राइव हर अप, और फिर जो है ना मार्शल जो उनका ड्राइवर होगा वो उनको यहाँ पे ले आया। आपके लिए काफ़ी इंतज़ार किया कि आप आएंगे, लेकिन आप वहाँ पे नहीं गए। कोरी कहता है जी आई मेंट टू गो, मेंट का मतलब है जी इंटेंड टू, मतलब इरादा करना या चाहना। मेरा जाने का इरादा था, बट आई वॉज बिज़ी, लेकिन मैं मसरूफ़ था, एंड देन फॉरगट, और फिर भूल गया।
बट शी इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हर सेल्फ। लेकिन वो काफ़ी इस चीज़ के काबिल है, मतलब कि अब वो छोटी नहीं है, बड़ी है, कि वो ख़ुद ही घर आ सकती है, वो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ना। यस सर, हाँ सर। विल यू कम डाउन स्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हेयर। क्या आप जो है नीचे चाय पीने के लिए आएंगे या आपकी चाय मैं यहीं ले आऊँ। कोरी कहता है जी द ड्राइंग रूम इज़ सो कोल्ड। तो ये कंट्रैक्शन है, वो कह रहा है जो ड्राइंग रूम है, मतलब नीचे जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ठंडा है। टेल मिसेस मेल्डन, मिसेस मेल्डन को बताओ आई विल हैव इट अप हेयर, मैं जो है यहीं पे चाय पीऊँगा। आई हैव न्यूज़ फॉर हर, मेरे पास उसके लिए एक ख़बर है। टेल हर, उसे बताओ आई हैव गुड न्यूज़ फॉर हर, कि मेरे पास उसके लिए एक अच्छी खबर है। माई एक्सपेरिमेंट इज़ एंडेड एंड इट इज़ अ सक्सेस, मेरा जो तजर्बा है वो ख़त्म हो गया है और वो एक कामयाब तजर्बा हुआ है, मतलब मुझे कामयाबी मिली है ना। जो उनकी सर्वेंट है वो कहती है इज़ इट सर, क्या मतलब कामयाबी मिल गई है सर। कोरी कहता है येस, हाँ कामयाबी तो मिल गई है, बट इट इज़ नो यूज़ टेलिंग यू अबाउट इट, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगी, मतलब तुम्हें क्या पता है एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो तुम नहीं समझोगी है ना। हना कहती है जी नो सर, नहीं सर, मतलब मुझे क्या पता एक्सपेरिमेंट के बारे में। कोरी कहता है जी बट आई एम अ प्राउड मैन, मैं कामयाब एक फ़ख्र वाला आदमी हूँ है ना। परहैप्स यू विल अंडरस्टैंड दैट, शायद तुम ये समझोगी, तुम्हें मतलब ये समझ आ जाएगी कि मैं कामयाब आदमी हूँ। गो एंड टेल मिसेस मेल्डन, जाओ और मिसेस मेल्डन जो उसकी सिस्टर है उसको बताओ है ना। यस सर। कोरी कहता है जी डोंट फॉरगेट टू टेल हर, ये उसे बताना मत भूलना, दैट माई एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस, कि मेरे काम जो एक्सपेरिमेंट मेरा था वो कामयाब हो गया है। और नो या नहीं, मतलब पहले उसको कह रहा है कि उसे बताओ, लेकिन फिर कह रहा है कि नहीं नहीं छोड़ दो। यू हैड बेटर नॉट टेल हर, तुम उसे मुनासिब या अच्छे तरीके से बता नहीं पाओगी। अच्छा, ये मैंने वुड लगा दिया, ये कंट्रैक्शन वुड के लिए नहीं है, हैड के लिए है, क्योंकि ये हैड बेटर जो है एक फ़िक्स्ड फ्रेज़ है, मतलब एक हमारे पास क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, हैड बेटर। तो यू हैड बेटर नॉट टेल हर, तुम अच्छे तरीके से उसे बता नहीं पाओगी, इसलिए छोड़ दो। आई विल डू दैट माई सेल्फ, ये मैं ख़ुद कर लूँगा, मतलब एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे ख़ुद बताऊँगा, ताकि वो बात सुन के एक्साइटेड हो। तुम उसे सही तरह से बता ही नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं है। यू आर श्योर टू मेक अ मैस ऑफ इट, तुम लाजमन जो है इसको ख़राब कर दोगी, मतलब उसे सही तरीके से बात को उस तक कन्वे नहीं कर पाओगी। शी विल बी एज़ प्लीज एज़ आई एम, वो उतनी ही खुश होगी जितना कि मैं हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, ये देखें ये एक एडजेक्टिव आया है तो उसके बाद मी नहीं लगाना, मतलब शी विल बी एज़ प्लीज्ड एज़ मी, आपने ये नहीं लगाना, बल्कि आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब। इसी तरह देखें शी इज़ एज़ टॉल एज़ आई एम, या शी इज़ एज़ टॉल एज़ ही इज़, हिम इस्तेमाल नहीं करना, मी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर और कंपैरेटिव डिग्री हम देख लें तो ही इज़ टॉलर दैन मी नहीं लिखना आपने, ही इज़ टॉलर दैन आपने लिखना है आई एम। फिर देख लेते हैं जी, हन्ना कहती है शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर, वो आज ज़्यादा खुश नहीं है। कोरी कहते हैं नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, वाई क्यों। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ। और ये एक टैग क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन में मतलब कि पहले हम कोई स्टेटमेंट देते हैं फिर उसकी कन्फर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे एक रूल मैंने आपके साथ यहाँ पे लिख भी दिया है कि वैसे तो क्या होता है कि जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव लगाया जाता है, जैसे आर है तो आर नॉट, इज़ है तो इज़ नॉट, लेकिन एम की जगह एम नॉट नहीं आपने लगाना बल्कि आर नॉट लगाना है, और जो प्रोनाउन है उसको वैसे ही लिखते हैं है ना। वेल यू सी सर इट इज़ 3 years अगो टुडे सिंस हर सन वाज किल्ड इन द वार। सर वो कह रही है कि आपको पता है कि 3 साल, आज से 3 साल पहले जो है उसका बेटा जंग में मारा गया था, मतलब मुकम्मल जो है आज से पीछे जाएं तो 3 साल उसके बेटे की मौत को हो चुके हैं। कोरी आलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवेंस, कोरी जो है तकरीबन अपनी जो शिकायत है उसको बुलाते हुए, ओ हाँ यस आई हैड फॉरगेटन दैट, मैं ये तो भूल गया था, ऑफ कोर्स यकीनन, वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कोई भी जो बंदा है वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं रह सकता कि बार बार उन्हीं के बारे में सोचता रहे कि बेटा मर गया है और बार बार उन्हीं चीज़ों को याद करता रहे। हन्ना कहती है शी डज़, वो ऐसा करती हैं सर। कोरी आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई डिड नॉट मीट हर, कि मैं उसे
मिलने नहीं जा सका एट द स्टेशन पे। बट आई हैड टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैंने जो है ना अपना ये एक्सपेरिमेंट अटेंड करना था, है ना। आई विश शी वुड नॉट dwell ऑन एडीज़ डेथ, मैं ये ख्वाहिश करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है ना एडी की डेथ के बारे में सोचती ना रहे, कि वो ऐसा ही ना सोचती रहे और इसी मौत के ऊपर जो है ना टिकी ना रहे। इट इज़ नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड, कि ये ठीक नहीं है फॉर द लिविंग, ज़िंदा लोगों के लिए, कि वो सोचते रहें इतना ज़्यादा ऑफ द डेड, मुर्दा लोगों के बारे में, कि ज़िंदा लोगों के बारे में ये ठीक नहीं है कि वो मुर्दा लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहें। शी इज़ वुमेन, वो औरत है, ऑफ कोर्स यकीनन, एंड अ मदर, और एक माँ है, अ ब्रीव्ड मदर, एक सोगवार माँ, मतलब एक ऐसी माँ, ब्रीव्ड कहते हैं मतलब जिसका कोई बच्चा या रिश्तेदार मर गया हो, तो ब्रीव्ड मदर जिसका बच्चा मर गया हो वो एक ऐसी माँ है। वी मस्ट मेक अलाउंसेस हन्ना, हमें जो है उसे छूट देनी चाहिए या रियायत देनी चाहिए, मतलब उसको रोने देना चाहिए या अफसोस करने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। दैट इज़ ऑल। नाउ इफ़ वी टेल हर अबाउट माई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, हाउ वुड दैट डू। अब अगर जो मैं इसे अपने कामयाब तजर्बे के बारे में बताता हूँ, हाउ वुड दैट डू, तो ये कैसा रहेगा, मतलब क्या उसको खुशी मिलेगी। हन्ना डिब्यूसली, हन्ना जो है मशकूक या शक के अंदाज में, आई डोंट सपोज, मेरा नहीं ख्याल, इट वुड मेक हर फील एनी वर्स, कि ये जो आप बात बताएंगे तो ये उसको ज़्यादा बुरा फील करवाएगा दैन शी इज़ नाउ, जो वो अभी है, मतलब अभी ज़ाहिर सी बात है वो एक तरह से उसका भाई नहीं उसे लेने गया तो उसको बुरा फील हो रहा होगा, तो अगर हम बता देंगे तो ये उससे ज़्यादा उसको बुरा फील नहीं करवाएगा, मतलब उसे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कोरी कहता है वेल ठीक है, टेल हर टू कम अप हेयर, उसे कहो ऊपर आने के लिए यहाँ पे, एंड हैव हर टी विद मी, और मेरे साथ चाय पीने के लिए, सी समझी हो, एंड आई विल टेल हर अबाउट माई एक्सपेरिमेंट, तो मैं जो है उसे ख़ुद बताऊँगा अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। हन्ना वेरी गुड सर, ठीक है सर, शी टर्न्स टू गो, तो वो जाने के लिए मुड़ती है। कोरी ओ एंड हन्ना टेल हर, उसे बताना, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, आई कुड नॉट मीट हर एट द स्टेशन, मैं उसे स्टेशन पर मिलने नहीं जा सका। दैट विल ब्रेक द आइस अ बिट, तो ब्रेक द आइस एक इडियम है जिसका मतलब ऐसे ये भी होता है कि गुफ्तगू स्टार्ट करना, मतलब ये कह रहा है कि अगर तुम उसे कहोगे कि मुझे अफसोस है तो इससे उसके अंदर कुशादगी आएगी, उसका दिल खुला होगा और इस बात को सुन के वो मुझसे बात करेगी। देन व्हेन शी रियलाइजेज हाउ इम्पॉर्टेंट माई वर्क इज़, और फिर जब उसे एहसास हो जाएगा कि मेरा काम कितना अहम है, एंड हाउ मच डिपेंड्स ऑन इट, और मैं कितना इसके ऊपर इन्हिसार करता हूँ, शी विल बी ऑल राइट, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हन्ना कहती है वेरी गुड सर, ठीक है सर, शी गोज़ टूवर्ड द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाती है, दैन शी स्टॉप्स, और फिर रुक जाती है, एंड टर्न्स टूवर्ड हिम, और दोबारा उस हेनरी की तरफ वापस आती है। शी रियली इज़ नॉट हैप्पी, वो वाकई में खुश नहीं है सर, हियर हर नर्व्स आर नॉट एट ऑल राइट, उसके जो एसाब हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। यू सी शी कांट फॉरगेट सर, आप जानते हैं कि वो नहीं भूल सकती सर, मतलब अपने बेटे को नहीं भूल सकती, एडी को। बट द प्रोफेसर इज़ बैक एट हिज टेबल, लेकिन प्रोफेसर जो है वो वापस अपनी टेबल पे आ जाता है। इंटेंटली रिगार्डिंग हिज एक्सपेरिमेंट, गौर से जो है ना अपने उस तजर्बे को देखता है, एंड एक्सेप्ट फॉर अ ग्रांट, और हूँ या इस तरह गड़गड़ाहट के सिवा वो कुछ भी नहीं जो है ना वो कहता। ही डज़ नॉट रिप्लाई, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, सिर्फ हूँ या इस तरह गड़गड़ाहट आगे से इस तरह की आवाज़ में जवाब देता है। हना गोज़ आउट, हना बाहर जाती है। द प्रोफेसर मेक सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर, जो प्रोफेसर है वो कुछ हिसाब किताब, मतलब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर, एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर, और वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। रिगार्डिंग देम विद डिलाइट, उनको खुशी के साथ देखते हुए, मतलब वो जो रिटॉर्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट है उनको डिलाइट, खुशी के साथ देखते हुए कुर्सी पे बैठ जाता है। हिज मैनिफेस्टेशंस ऑफ जॉय, उसकी जो खुशी का इजहार है, आर इंटरप्टेड, उसमें दखलंदाजी हो जाती है, उसमें मदाखलत हो जाती है, बाय द एंट्रेंस ऑफ हिज सिस्टर, उसकी बहन की दाखिले की वजह से। तो उसकी बहन जब कमरे में दाखिल होती है तो वो उस वक्त खुशी का इजहार कर रहा होता है अपने एक्सपेरिमेंट को देख के, तो उसमें इंटरप्शन हो जाती है, मदाखलत हो जाती है। मिसेस मेल्डन एज्ड अबाउट 43, जिनकी उम्र जो है तकरीबन कितनी थी, 43 ईयर्स। हेनरी की 50 से 60 साल के दरमियान थी और उसकी बहन की 43 ईयर।
शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक, तो वो काले कपड़ों में मलबूस है। काले कपड़ों में मलबूस होने से मुराद के मातमी लिबास, ठीक है, सोगवार लिबास उसने पहना हुआ है। पार्टली बिकॉज शी इज़ अ विडो, थोड़ी इसकी वजह उसके काले लिबास पहनने की कुछ वजह तो ये है कि वो बेवा है, उसका हस्बैंड फोत हो गया है। बट चीफली, लेकिन जो असल या बुनियादी वजह है वो ये है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। असल वजह है बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ, अपने बेटे की मौत की वजह से उसने ऐसा मातमी लिबास पहना हुआ है। शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वुमेन, वो एक हसास दिखाई देने वाली औरत है। नाउ प्लेनली, अब वाज़े तौर पे, सफरिंग डीपली फ्राम हर मेमरीज, तो वो बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा अपनी जो यादें हैं, अपने बेटे की जो यादें हैं उनसे सफ़र कर रही है, उनसे उसको दुख हो रहा है। बट हर नर्वस सेंसिबिलिटीज़, लेकिन उसकी जो एसाब जो हैं, उनकी जो हसासियत है वो उसको एक ऐसी ताकत देते हैं ऑन ओकेजन विच इज़ हार्डली क्रेडिबल, जो कि बमुश्किल, हार्डली बमुश्किल क्रेडिबल, काबिल यकीन, जिस पे भरोसा किया जा सके। तो मतलब ऐसी उसको ताकत देती हैं, उसको नर्वस सेंसिबिलिटीज़ जो बमुश्किल ही यकीन करने के काबिल हैं। शी इज़ नॉट अ फ्रेटफुल, फ्रेटफुल ऐसी औरत जो हमेशा गिले शिकवे करती रहती है, चिड़चिड़ी या नाराज़ होने वाली। तो वो जो है ना, एक चिड़चिड़ी या नाराज़ होने वाली या कंप्लेनिंग वुमेन, एक शिकायत करने वाली औरत नहीं है। हु बिहेव्स, जो कि बर्ताव करती है, एज शी वर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो वाहिद शख्स या औरत है इस दुनिया के अंदर, हु हैड सफ़र्ड अ ब्रीवमेंट, तो जो इस सुगवारियत या मौत के दुख के अंदर मुब्तला हुई है। मतलब उसने कभी ऐसी शिकायत नहीं की कि वो वाहिद औरत है जिसका बेटा फौत हो गया है। वो एक खुशगवार, एक प्लेजेंट, या एक जो है ना, ऐसी औरत है जो कभी भी चिड़चिड़ापन शो नहीं करती और शिकायत नहीं करती। एंड व्हेन, और जब, इन द कोर्स ऑफ द प्ले, इन द कोर्स ऑफ द प्ले, ड्रामे के दरमियान में, शी स्पीक्स ऑफ हर लॉस, उसका लाश क्या हुआ है, उसके बेटे की जो मौत हुई है। तो जब वो अपने लाश के बारे में बात करती है, शी डज सो विद ग्रेव, तो वो बड़ी संजीदगी के साथ और खूबसूरत डिग्निटी, खूबसूरत वक़ार के साथ बात करती है। कोई शिकायत वगैरह उसमें नज़र उसकी नहीं आती। मिसेज़ मेल्डन, मिसेज़ मेल्डन कहती है हेनरी, अपने भाई को बुलाती है। हेनरी कोरी इसका पूरा नाम है। कोरी टर्निंग, मुड़ते हुए उसकी तरफ जब उसकी आवाज़ सुनता है। ओ माई डियर शार्लेट, ये देखें उसका जो फर्स्ट नेम है शार्लेट, मेल्डन तो उसका सर नेम है, उसकी शादी की वजह से, उसके हस्बैंड की वजह से मिला है, लेकिन उसका अपना नाम है शार्लेट। तो भाई उसको पुराने नाम से बुलाता है। ओ मेरी प्यारी शार्लेट, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई डिड नॉट मीट यू एट द स्टेशन, कि मैं आपको स्टेशन पे नहीं मिल सका। मिसेज़ मेल्डन सीटिंग हर सेल्फ बाई द फायर, अपनी कुर्सी जो है आग के पास लगाते हुए, मतलब अपनी कुर्सी को आग के पास ले जाते हुए वो कहती है, इट डज़ नॉट मैटर, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेनरी, ओनली आई थाट यू वर कमिंग, मैंने सिर्फ सोचा था कि आप आ रहे थे। यू सेड यू वुड, आपने कहा था कि आप आएंगे। एंड आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड, और मैंने काफ़ी देर सर्दी में इंतज़ार किया। कोरी कहता है जी, येस, हाँ, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है अबाउट दैट, इस चीज़ के मतलब मैंने आपसे कमिटमेंट की थी लेकिन आ नहीं सका। बट यू सी, लेकिन तुम जानती हो, आई वॉज बिज़ी, मैं मसरूफ़ था। शार्लट, आई हैव सक्सीडेड एट लास्ट, मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं कामयाब हो चुका हूँ आखिरकार। आई हैव गॉट जस्ट एग्जैक्टली वट आई वांटेड शार्लट, मैंने वो चीज़ अचीव की है, या वो चीज़ हासिल की है, बिल्कुल वो चीज़ हासिल की है जो मैं चाहता था, मतलब जैसे चाहता था वैसे वो चीज़ मुझे मिल गई है। एब्सोल्युटली द थिंग, बिल्कुल जो है ना वही चीज़। दिस विल ब्रिंग फेम एंड फॉर्च्यून टू मी, ये जो कामयाबी है ये मेरे लिए शोहरत और फार्चून लाएगी। वैसे फार्चून किस्मत को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेंगे दौलत। तो मेरे लिए ये दौलत और शोहरत लाएगी। आई शैल बी रिच नाउ, मैं अब अमीर हो जाऊँगा। बट मोर देन दैट, लेकिन इस अमीर होने से भी कई ज़्यादा, आई शैल बी फेमस, मैं जो है वो मशहूर हो जाऊँगा, मुझे फेम मिलेगा। माई नेम विल लिव फॉर एवर, मेरा नाम जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। व्हेन आई सा हाउ वेल द एक्सपेरिमेंट गोइंग, जब मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये तजर्बा जा रहा है। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, शार्लेट वॉन्ट रियली एक्सपेक्ट मी टू मीट हर जस्ट व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग सो राइट, जो शार्लेट है वो नहीं एक्सपेक्ट करेगी मुझसे मुलाकात करने का, मतलब वो नहीं चाहेगी कि मैं वहाँ उससे मिलने आऊँ। व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग सो राइट,
जब हर चीज़ जो है वो इतने अच्छे तरीके से चल रही है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, शी इज़ ग्रोन अप वुमेन एंड शी नोज़ द वे होम एज वेल एज आई डू। वो अब एक समझदार और एक मतलब एक बड़ी ग्रोन अप वुमेन हो गई है, औरत हो गई है। एंड शी नोज़, और वो जानती है, द वे होम, घर के रास्ते को, एज़ वेल एज़ आई डू, उसी अच्छी तरह से जिस तरह मैं जानता हूँ। जिस तरह स्टेशन से मैं घर का रास्ता जानता हूँ, ऐसे ही वो उसको कह रहे शार्लेट को कि तुम भी जानती हो। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। आई स्टेड हेयर, मैं यहाँ पे रुका। एंड डिड माई वर्क, और अपना काम किया। आई नो, मैं जानता हूँ। यू वुड अंडरस्टैंड, तुम जो है ना वो समझ जाओगी। अच्छा, ये जो डी होता है ना, कंट्रैक्शन जब भी करते हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, हैड भी हो सकता है और डी भी, सॉरी, हैड भी हो सकता है और वुड भी। तो आपने कैसे पता चलाना है वुड है या हैड? अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वुड होगा, क्योंकि वुड एक हमारे पास मॉडल वर्ब है और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और हैड जो है ना, हैड अकेला भी हो सकता है या उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है जब पास्ट परफेक्ट होगा। तो ये देखें, ये वुड है, उसके बाद अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई नो वो समझ जाएगी। एंड इट इज़ अ सक्सेस, और ये एक कामयाबी है शार्लेट, द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल सक्सेस आई हैव एवर हैड। मेरी जितनी भी मतलब मुझे कामयाबियाँ मिली हैं उनमें सबसे बड़ी और सबसे शानदार कामयाबी है आई हैव एवर हैड, मतलब जो अभी तक मुझे जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं। तो ये देखें, जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं उनमें से ये सबसे शानदार कामयाबी है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये दो एडजेक्टिव हैं, ग्रेटेस्ट और मोस्ट वंडरफुल। मिसेस मेल्डन, ओ यस, ओ हाँ। तो यहाँ तक जो है हमारा ये पहला पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर मज़ीद जो है इसका हिस्सा कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।